चलिए तो आज हम लोग संसद को देखेंगे और संसद से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 20 सालों में आए हुए हैं उन सब को देखेंगे। बीच में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको डिटेल से बताऊंगा। क्लास शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 110 मनी बिल को अनुच्छेद 110 के तहत जो है वो परिभाषित किया गया है। अब मनी बिल को कैसे याद रखते हैं ये तो बहुत सिंपल है कि मनी बिल को कैसे याद रखते हैं ये तो कभी मैं ट्रिक्स में बताऊंगा इन सब चीज़ों को, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना इसको डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मनी बिल के शुरुआत का ले लीजिए एम और ओ है ना, मनी बिल ऐसे ही है ना। अब एम में से एक डंडा निकाल दीजिए, ये एक डंडा निकाल दीजिए और ये, तो इस तरह से मनी बिल 110 आर्टिकल के तहत जो है वो आता है, ये पता चल जाएगा है ना। एम और ओ मनी बिल के शुरुआत में ये आता है ना, तो इसका 20 से हटा दिया हमने, इसको 20 से हटा दिया तो 110 आर्टिकल हो गया। तो इस तरह से मैंने याद किया था जब मैं मेंस देने जा रहा था और मुझे मनी बिल याद नहीं हो रहा था। इस और भी आर्टिकल्स मैंने ऐसे याद किए हैं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप इसके जरिए पता कर सकते हैं, बाकी याद कर सकते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया जाएगा? 1971 की जो जनगणना है ना उसी के आधार पर अभी भी लोकसभा की सीटों का आवंटन है। और ये कब तक रहेगा? चलिए यहाँ नीचे में अगर नहीं वो प्रश्न आएगा तो मैं अपने खुद से बता दूंगा। आगे निकलते हैं। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये लोकसभा के सदस्यों में ही चुने जाते हैं। अब ये मुझे बताइए कि इनको जो है ओथ यानी शपथ दिलाई जाती है या नहीं दिलाई जाती है? पद और गोपनीयता की जो शपथ होती है लोकसभा के स्पीकर को दिलाई जाती है या नहीं दिलाई जाती है, ये मुझे बताइए। वैसे मुझे ध्यान रहेगा तो मैं क्लास के अंत में कहीं ना कहीं बता दूंगा, अन्यथा अगर मैं भूल गया तो पिंड मैसेज में बता दूंगा। कुछ अगर गलत हो जाता है या मैं कुछ भूल जाता हूं तो नीचे में कमेंट बॉक्स में जो मैसेज होता है पिंड मैसेज में मैं बता दूंगा। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो यह अनुच्छेद 249। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जो संविधान की चौथी अनुसूची है उसमें हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लासों में, उसमें क्या है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है उसमें। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 के तहत जो है भारतीय संसद को विशेषाधिकार मिला है और उन्मुक्तियां भी है। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या की 1/10 संख्या होती है, यानी जितनी सदस्य संख्या होती है ना उसके 1/10 सदस्य अगर हैं तो कोरम पूरा हो जाएगा। कोई बैठक हो सकती है या किसी चीज़ पे मतदान वगैरह भी हो सकता है। राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। देखिए लोकसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए कितनी है? 35 वर्ष। ठीक है आगे बढ़े। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो यह है 250। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या है 250। 238 + 12 मनोनीत होते हैं ना। राष्ट्रपति को कला विज्ञान वगैरह से कुछ स्पेशल व्यक्ति लगते हैं तो उसको राज्यसभा में भेज देते हैं। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। ये हमने पिछले बार भी अच्छे से देखा है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वो इस राज्यसभा के वो सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति ही सभापति हो जाते हैं राज्यसभा के। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253।
अनुच्छेद 253 जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित हैं। देखिए, भारतीय संसद में ना राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा सब सम्मिलित हैं। तो देखिए, भारतीय संसद बनी कैसे है, ये एक तरह से मैं बता दूं, मैं यहीं पर बता देता हूं। देखिए, ये है भारतीय संसद, ठीक है ना, और खंभे उम्भे थोड़ा सा, ये रही पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो अभिन्न हिस्से हैं ना, ये पार्लियामेंट है, ये रहे पार्लियामेंट। इसके अभिन्न, इसके जो अखंड हिस्से हैं, ये तो हो गया लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। देखिए, ये लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये सब जो है ना पार्लियामेंट के अभिन्न हिस्से हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, कई बार घुमाव क्वेश्चन आते हैं, तो कभी भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे, ये सारे क्वेश्चंस की चर्चा भी मैं आगे करता रहूँगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक निर्धारित किया गया है। यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है 1971 की जनगणना पर आधारित है, और यह कब तक रहेगा, तो 2026 तक रहेगा। फिर जनसंख्या में कुछ बदलाव आता है तो उसके अकॉर्डिंग संसदों की संख्या में बदलाव आएगा। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। विधानमंडल का और संसद का, दोनों का जो चुनाव होता है ना, उसके लिए भारतीय चुनाव आयोग जो है वो जिम्मेवार है। अब मुझे बताइए, मुखिया और सरपंच का जो चुनाव होता है वो कौन सी संस्था कराती है और कैसे कराती है। अब बात करते हैं संसद से संबंधित अनुच्छेद को, संबंधित विषय वस्तु देखेंगे तो अनुच्छेद 79 संसद का गठन, अनुच्छेद 79 संसद का गठन संबंधित बातें करता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, 81 लोकसभा की संरचना, 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, 83 संसद के सदनों की अवधि, 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, 85 संसद के सत्र सत्रावसान व विघटन, 86 राष्ट्रपति का सदन को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार, 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी अभिभाषण, 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, 89 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति, 90 राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, 91 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति, 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य के निर्वहन की शक्ति, 96 जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, 97 सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, 98 संसद का सचिवालय, 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 100 दोनों सदनों में मतदान, रिक्ति के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति, 101 स्थानों का रिक्त होना, 102 संसद की सदस्यता के लिए निहर्ताएँ, 102 संसद की सदस्यता के लिए निहर्ताएँ, 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय, 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहृत न होते हुए अथवा
निर्हर्तित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। देखिए क्या है कि ये जो आर्टिकल्स है ना, अभी तक संसद में इस आर्टिकल से संबंधित हमेशा जो है प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन इसमें प्रश्न कैसे आए हैं? तो प्रश्न ऐसे आए हैं कि उस साल या उस समय में जो चीज़ें बहुत चर्चा में रहती है वही प्रश्न जो है नॉर्मली एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आप अगर रेगुलर अगर कोई पेपर पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पॉलिटी की खबर जो है वो बहुत चर्चा में है, और वो खबर जो चर्चा में बहुत रहेगी ना, प्रश्न आप यकीन मानिए कि प्रश्न वहीं से आएंगे। जैसे भी बिहार के इलेक्शंस है ना, वो बहुत चर्चा में है, और बिहार का इलेक्शन जो है वो कौन करवाता है, कैसे करवाता है, इसके प्रति संविधान की कौन सी धारा है। तो यहाँ से जो है ना, आप निश्चित मानिए कि यहाँ से सीधे या घूम के प्रश्न जो है वो ज़रूर आएंगे। ये देखिए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 31वें संशोधन द्वारा ये की गई थी। लोकसभा में जो सीट पहले 525 थी, तो उसको 545 किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री अनुशंसा करेगा तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर देगा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? तो मध्य प्रदेश में 6 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जनजातियों को। तो ये जो है मैक्सिमम सीट है जो किसी भी राज्य में आवंटित है। अब 6 सीटें किसी भी राज्य में आवंटित नहीं है आदिवासियों के लिए। आगे देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए, ये भी कई बार प्रश्न आया है कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है आपातकाल की घोषणा के बाद कितने दिनों तक चलता है? तो 1 वर्ष के लिए। लेकिन फिर जो है ना, अगर स्थितियां खराब ही रही तो फिर आपातकाल को 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, और इस तरह जो है इन्फिनाइट टाइम तक जो है वो कोई भी दल सत्ता में आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन भारत में क्या है, लोकतंत्र बहुत मजबूत है। एज ए होल देखा जाए तो लोकतंत्र काफ़ी मजबूत है, तो जनता जो है ना बहुत आराम से सड़कों पे आ जाती है, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य को कौन मनोनीत करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोकसभा में, तो इसलिए वो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत करते हैं। अब एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? तो देखिए, माता या पिता में से कोई व्यक्ति माता या पिता में से कोई एक जो है ना वो यूरोपियन हो तो वो एंग्लो इंडियन होगा। ये परिभाषा है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु का सफिशियंट है? तो 25 वर्ष। कैसे? लोकसभा का सांसद तो बन सकता है प्रधानमंत्री, तो 25 साल का व्यक्ति बन सकता है प्रधानमंत्री। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो यह है 545। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 545। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव भारत के किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से आते हैं ये। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य से है? तो यह है महाराष्ट्र से, 48 सीटें हैं महाराष्ट्र से। और यूपी से कितनी सीटें हैं? चलिए इसी क्लास में मैं बता दूंगा, अन्यथा अगर यहाँ नहीं तो मैं अलग से बताऊंगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। देखिए, 1/3 सदस्य जो होते हैं ना, प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायर होते हैं, नए सदस्य आ जाते हैं। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो यह है लद्दाख। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है वो है लद्दाख। अब ये प्रश्न है ना बार बार आपसे पूछेगा। और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र एरिया कौन सा है, ये बताइए। भारत में संचित निधि पर आधारित व्यय। तो देखिए, राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित हैं। उसी तरह राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते, ऐसा ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन, ऐसा अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में घोषित किया जाए।
देखिए, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। ये तो मैं प्रश्न करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करा दूंगा तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। टॉपिक्स कराऊंगा। आगे देखते हैं कि परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो यह है उन्नाव। उत्तर प्रदेश का जो उन्नाव है ये सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है परिसीमन के बाद। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र यानी सेशन बुलाए जाते हैं? तो 2। एक वर्ष में लोकसभा के 2 सेशन जो है वो बुलाए जाते हैं। लोकसभा में बिहार जिसकी 40 सीटें आवंटित है, तो लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों के आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की सीटों को जोड़ लें तो बिहार की लोकसभा के सीटों के बराबर है। देखिए, मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है लेकिन जनसंख्या कम है, इसलिए वहाँ पे लोकसभा सीटें कम है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? तो किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष के बराबर मत होने की स्थिति में जो है प्रोटेम स्पीकर अपने वोट का प्रयोग करता है। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ना, वो भी तो सदस्य होते हैं संसद के, लेकिन नॉर्मल वे में वो वोट नहीं करते हैं। लेकिन कोई विधेयक फंस जाता है और निर्णायक वोट की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना एक वोट जो है किसी भी पक्ष को दे सकते हैं और तब वो मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देते हैं, अन्यथा वो नॉर्मली मत देते ही नहीं हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। देखिए, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट ऑफिस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। राज्यों की विधानसभा जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुन के भेजती है। दरअसल राज्यों की सभा है वो राज्यसभा। आम लोगों ने तो संसद भेज दिए, लेकिन राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो कैसे होगा? तो राज्यसभा के सांसदों के द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25 होते हैं। लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10। संसद में सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी बिल नॉन गवर्नमेंट बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद में सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक नॉन गवर्नमेंट बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं वापस से एक लाइन रिपीट कर देता हूँ। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होगा। प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी संसद के दोनों के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। प्राक्कलन समिति जो है एस्टीमेट कमेटी है वो संसद के किस सदस्य के सदन के सदस्यों के से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक यानी लीगल बिल संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में कोई भी कानूनी विधेयक यानी लीगल बिल संसद के किसी भी सदन में
प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल तथा वित्त विधेयक फाइनेंस बिल दोनों के संबंध में हो सकती है। तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन उसका सभापति तो कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा का स्पीकर। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का होना चाहिए। 6 महीने का अंतराल काफ़ी है। कोई सांसद जो है बिना इन्फॉर्मेशन के अगर 2 महीने तक अगर गायब रहता है सदन से, तो उसकी जो संसद की जो सदस्यता है वो समाप्त की जा सकती है। आकस्मिक निधि यानी कॉन्टीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? तो बिना संसदीय स्वीकृति के। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति बिना संसदीय स्वीकृति के खर्च कर सकता है। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो द्वितीय वाचन में। जो लोकसभा में विधेयक पर आम बहस होती है वो द्वितीय वाचन में होती है। कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो समापन प्रस्ताव यानी क्लोजर मोशन के नाम से। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो ये 14 दिनों तक इसको रोक सकती है। यदि वार्षिक संघीय बजट यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो ये माना जाएगा कि सरकार को बहुमत नहीं है, और ऐसे में जो है प्रधानमंत्री अपनी मंत्री सहित जो है वो त्यागपत्र दे देगा। अगर बहुमत होगा तभी तो यूनियन बजट पारित होगा, नहीं होगा तो वहीं पे सरकार गिर जाएगी। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति जो होती है, एस्टीमेट्स कमेटी में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भाग पर लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि को कहीं पर भी लागू करने के लिए बिना किसी राज्य के सहमति के संसद जो है वो कानून बना सकती है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है ना वो टॉपिक ही है भारतीय संघ का, तो उसमें राज्यों की नहीं चलती है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें 229 सदस्य राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे पूछे ना एज ए नॉर्मल, अगर उत्तर 250 रहे तो 250 के थ्रू जाइए। ये थोड़ा डीप में उतरा हुआ है, 238 + 12, बस इसको ध्यान में रखिए। लेकिन इस कथन को भी देख लीजिए कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 5 सदस्य जो है अभी इसमें कम है, 250 उसकी स्ट्रेंथ है मैक्सिमम। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक यानी डाउरी एबोलिशन बिल पर वर्ष 1961 में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रिविलेज्ड मोशन कब लाया जाता है? तो जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो यह है 18 वर्ष।
लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा हो सकती है। संसद में स्थगन प्रस्ताव यानी एडजॉर्नमेंट मोशन लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की जो संप्रभुता है और किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस भारत की देन है? तो ये भारत की है। शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रश्नकाल। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12 मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी नरगिस दत्त। राज्यसभा सदस्य थी, 1980 से लेकर 86 तक रही थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार। 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रही है ये। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वो थे जीवी मावलंकर। लोकसभा के सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत होता है लोकसभा का सचिवालय। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता है। भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? तो यह किया जाता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा बजट की रूपरेखा तैयार होती है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व में। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति देता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। जैसे कि मान लीजिए नज़दीक में चुनाव होने वाला है और बजट पेश नहीं हुआ है, तो वैसे कंडीशंस में क्या होगा कि वोट ऑन अकाउंट के जरिए सरकार अपने खर्चे के लिए पैसे निकाल सकती है। चलिए, शायद आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो, लेकिन बस एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे साधारण विधेयक और धन विधेयक में तुलना को देखेंगे। ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके साधारण विधेयक, धन विधेयक, इससे संबंधित जो प्रश्न जो आते हैं आंसर राइटिंग में, वो जीएस पेपर 2 में आपको देखने को मिलेंगे पॉलिटी सेक्शन में। तो यहाँ से भी कुछ टॉपिक्स तैयार करते रहिएगा, खासकर आर्टिकल्स वगैरह याद करते रहिएगा, तो आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी काफ़ी काम देगा। तो धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। यानी धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ये देखें। अब देखते हैं साधारण विधेयक क्या होता है और धन विधेयक क्या होता है। साधारण विधेयक और धन विधेयक, इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। राज्यसभा इस मामले में शक्तिहीन है। दूसरा, इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। इसे सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है।
इसके बाद ये जो है पारित मान लिया जाएगा। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं होता है। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, साधारण विधेयक को। लेकिन जो धन विधेयक है इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। देखिए नॉर्मली क्या होता है ना कि राष्ट्रपति की इच्छा से ही ये आता है, इसलिए ऐसे मामले यहाँ पर नहीं फंसते हैं। तो चलिए अभी जो है हम लोग अभी की क्लासेस को ख़त्म करते हैं। अभी जैसे किसी को आंसर राइटिंग करनी हो, अगर कोई बहुत सीरियस एस्पिरेंट हो और आंसर राइटिंग करना चाहे तो उसको वो चाहे तो ज्वाइन कर सकता है आंसर राइटिंग्स को। तो आंसर राइटिंग्स में क्या है कि 2 वे कम्युनिकेशन होगा, यानी कि आप जो आंसर राइट करके देंगे तो वहाँ पर उसको एक्सपर्ट्स के द्वारा उसको चेक करवाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कितने मार्क्स उसमें जो है आपको आएंगे। कुछ रियल टाइम कॉपीज़ जो है जो बीपीएससी ने कॉपीज़ चेक की है और कैसे मार्किंग की है उसके बारे में हम लोग जो है ना उसमें थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अगर कभी इच्छा करे किसी को एकदम सीरियस एस्पिरेंट्स हो तो वो ज्वाइन बटन के जरिए जो है बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी गई है, 159 रुपये और 199 रुपये। तो वहाँ पर जाके अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए बात कर सकते हैं। रोज़ वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी जो 1 अक्टूबर आने वाला है, 1 अक्टूबर से रेगुलर क्वेश्चंस मिलेंगे, वहीं पे मिलेंगे। वो यहाँ पर क्या बहुत लेंदी हो जाएगा, काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के देंगे तो एक्सपर्ट्स जो चेक करेंगे उसको, तो उससे आपको पता चलते रहेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।